हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में चैप्टर 2 है श्वसन। पिछले वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था, है ना। पोषण में हमने पढ़ा था कि जैसे शरीर जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो पोषण के द्वारा होती है। यानी कि जो भी पदार्थ हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, है ना, उससे हमें ऊर्जा मिलती है ना। अब जो हम वातावरण से जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, अब उनका मूल जो है जटिल रूप में हमारी ऊतकों द्वारा उनका अवशोषण नहीं हो पाता है। इसलिए उन जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा सरल रूप में बदला जाता है, ताकि हमारे शरीर के ऊतकों के द्वारा उन खाद्य पदार्थों का अवशोषण हो सके और ऊर्जा के उत्पादन उससे हो सके। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन में कि श्वसन क्या है और श्वसन की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है। तो देखिए, भोजन का जो जटिल पदार्थ है वो टूटता है, उसका विखंडन होता है ना। वो जब टूटता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। यानी कि तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है ना। अब श्वसन पे आते हैं। श्वसन क्या कहलाता है कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है ना। यानी कि जितने भी कार्य हमारे शरीर में होते हैं, जितने भी प्रक्रियाएं ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमारे शरीर में होता है, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है ना। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है, और उसके बाद जो है उन जटिल पदार्थों का क्या होता है? विखंडन होता है, और विखंडन के फलस्वरूप जो है क्या बनता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण की विधियां, है ना, कि भोजन अणु जो है उन कितने विधि के द्वारा जो है उनका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण की दो विधियां हैं। पहली विधि जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और दूसरी विधि जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब कि उस समय जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और दूसरी ऐसी विधि है जिसमें ऑक्सीजन का जो है उपस्थित रहता है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि भोजन के अणु जो है जटिल रूप से सरल रूप में बदलते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? अवायवीय श्वसन। और जब भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन, है ना। तो अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं जैव ऊर्जा पर। जैव ऊर्जा क्या है? कहता है कि ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप, ठीक है ना, जब हम पोषण करते हैं, जो चीजें खाते हैं, तो उससे पोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो जो जटिल पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, वो टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज जो है कहां चला जाता है? कोशिका में चला जाता है ना। तो ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा का जो उत्पादन होता है शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है ना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो जीवित कोशिका है, उस जीवित कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन जो है होता है, और उससे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या, तभी हम ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? जैव ऊर्जा कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ये सारी प्रक्रिया जो है जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए ग्लूकोज को हम जैव ऊर्जा कहते हैं। अब कोशिकीय ईंधन की बात करते हैं कि कोशिकीय ईंधन क्या है। कहता है कि जैव ऊर्जा के उत्पादन में कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है ना। यानी कि जो जैव ऊर्जा है इसके उत्पादन के लिए जो हमारे शरीर की जो कोशिका है वो किसका उपयोग करती है? वो कोशिका जो है ईंधन के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करती है ना। इसी ग्लूकोज के उपयोग करके कोशिका जो है जैव ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो इसलिए जो हम ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, ठीक है ना। जब कोशिका जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है तब वो क्या कहलाती है? कोशिका ईंधन, कोशिकीय ईंधन। चलिए अब इसको हम समीकरण के द्वारा देख लेते हैं। तो समीकरण में क्या है कि C6H12O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये क्या है? ये हम लिख लेते हैं, ये है आपका ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है। तो अब टूटने के लिए जो है हमारी कोशिकाओं के अंदर
एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब ये टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और बहुत सारा ऊर्जा जो है मुक्त होता है और वो जो है कोशिका के अंदर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संचित हो जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब यह अभिक्रिया होता है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ ही साथ ऊर्जा। ऊर्जा तो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संचित हो जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर निकल जाता है तथा जल जो है पसीना या मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं श्वसन की परिभाषा की। अगर मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आता है कि श्वसन की परिभाषा लिखे तो आप इस परिभाषा को लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और आपको जो मार्क्स होगा 2 नंबर वो आपको मिलेंगे, है ना। तो श्वसन की परिभाषा क्या है कि श्वसन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन जो है हम ग्रहण करते हैं, है ना। हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और वो कहाँ पहुंचता है तो वो कोशिकाओं में पहुंचता है ना। कहता है कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। सबसे पहले जो है हम जो श्वसन लेते हैं, है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर कोशिका में जाता है और वहां इस ऑक्सीजन का उपयोग जो है, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन का उपयोग जो है कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। तो ऑक्सीकरण जो है कई चरणों में, अब कोशिका के अंदर जो है बहुत तरह एंजाइम पाए जाते हैं, विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं, तो इन एंजाइमों की सहायता से जो है होता है ना। यानी कि सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाता है और उन कोशिकाओं में क्या होता है कि इस जो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज उपस्थित है उसका ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों द्वारा होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है। किस चीज का उत्पादन होता है, एटीपी का उत्पादन होता है और साथ ही साथ इस क्रिया से जो CO2 उत्पन्न होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो शरीर से कहां चला जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि श्वसन क्या है, तो श्वसन वैसी सभी सम्मिलित क्रियाओं का रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन में क्या होता है कि वो शरीर की कोशिकाओं में जाता है जहां इसका उपयोग जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है जैव ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है ना, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोशिकीय श्वसन की, है ना। ये श्वसन की प्रक्रिया जो है कोशिका के अंदर होता है ना। तो इसके कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्था है। पहली अवस्था जो है अवायवीय श्वसन, है ना, यानी कि श्वसन की वह अवस्था जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और दूसरा है वायवीय श्वसन, यानी कि श्वसन की वह अवस्था जहां ये जो श्वसन है वो वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। चलिए अब हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है, कहता है कि यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत, है ना, यानी कि श्वसन के प्रथम चरण के अंतर्गत 6 अणु वाले जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में कितना कार्बन के 6 अणु होता है ना, 6 कार्बन वाले अणु का जो है आंशिक विखंडन होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं रहता है जिसके कारण ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और इस आंशिक विखंडन के फलस्वरूप यानी इस क्रिया के फलस्वरूप यानी कि पायरुवेट का निर्माण होता है ना। 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट का निर्माण होता है ना, और साथ ही साथ एटीपी का बहुत छोटा सा भाग जो है मुक्त होता है, यानी कि ऊर्जा बहुत ही कम बनता है, नाम मात्र का बनता है।
यानी ध्यान रखना है कि अवायवीय श्वसन जो है श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत जो है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। हमेशा अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा और विखंडन के फलस्वरूप क्या बनाएगा, पायरुवेट, यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण करता है, जिसको पायरुवेट कहते हैं। और साथ ही साथ जो है ऊर्जा का छोटा सा भाग मुक्त होता है ना। और यह जो क्रिया है कहाँ में, कोशिका द्रव में होती है ना, इसको जीव द्रव भी कहते हैं, है ना। ये जो क्रिया है कोशिका द्रव में होता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि ग्लूकोज जो है, ये अब ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ये कोशिका द्रव में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ये होता है तो ये क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है और एटीपी, यानी ऊर्जा का बहुत छोटा सा भाग मुक्त होता है। तो हम इस चीज को समझेंगे, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा, और ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ होगा लेकिन जितनी मात्रा शरीर को चाहिए वो उतनी मात्रा नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तब उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में। तो देखते हैं कि विभिन्न चरणों में क्या क्या होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि इस ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होकर पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा बनता है ना, एटीपी बहुत कम बनता है। तब जो है यहाँ जो है ये प्रक्रिया जो है ईस्ट में होता है ना। और यह जब प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, है ना। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है ब्रेड बनता है ना, शराब का निर्माण होता है ना। ये सारी चीजें जो है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और ये क्या बनाता है, तो यहाँ जो पदार्थ बनता है याद रखिएगा, इथेनॉल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ क्या है कि अब विखंडन होगा पायरुवेट और एटीपी का, किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ जल बनता है और ये ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, एटीपी, है ना। ये एटीपी का बहुत बड़ा भाग जो है संचित हो जाता है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ जल बनाता है और ये ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जमा हो जाता है और संचित हो जाता है ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का क्या है, ये पावर हाउस है। जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जमा हो जाता है। अब तीसरी अवस्था क्या था, ऑक्सीजन के अभाव में, है ना। यानी कि जब ऑक्सीजन के अभाव की होती है, यानी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना शरीर को मिल नहीं पाता है, तब उस अवस्था में जो है हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, है ना, हमारी मांसपेशियों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने अवायवीय श्वसन को देखा, इसके 3 स्थितियों को समझा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये इथेनॉल और CO2 बनाता है, या ईस्ट में ऐसा होता है, और यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में विखंडन होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साथ ही साथ ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था थी कि ऑक्सीजन के अभाव में जब होगा तो ये पेशी कोशिकाओं में होगा, हमारी मांसपेशियों में होगा, और इसके फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए तो हम वायवीय श्वसन को जान लेते हैं। कहता है कि श्वसन के प्रथम चरण में जो पायरुवेट, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप पायरुवेट का निर्माण हुआ था, है ना, तो वो पायरुवेट जो है उस पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि श्वसन के प्रथम चरण में क्या बना था, पायरुवेट बना था। तो पायरुवेट जो है पूर्ण श्वसन के लिए, यानी कि पूरी तरह से विखंडन के लिए वो कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, पहले से ऑक्सीजन उपस्थित होता है और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है इस पायरुवेट का क्या होता है, विखंडन होता है। ये पायरुवेट जो है
टूटता है और इस क्रिया के फलस्वरूप जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। और इस ऊर्जा से, है ना, इस ऊर्जा का उपयोग जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो जैव क्रियाएं होती है ना, बहुत सारे हम काम जो करते हैं, है ना, उन सभी कामों में, उन सभी जैव क्रियाओं में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है तथा मनुष्यों में श्वसन की क्या क्रिया है। इन सारी प्रक्रियाओं को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।